नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। चुंबकत्व एवं द्रव्य, इस चैप्टर की शुरुआत हम पिछले लेक्चर से कर चुके हैं। आपको मैंने बता दिया कि इसमें इनिशियल जो 30% 40% पोर्शन होगा वो दंड चुंबक यानी बार मैग्नेट पर कंसंट्रेट रहेगा, जिसकी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ रहे। थ्योरेटिकल चैप्टर है ना। तो शुरुआत में थ्योरेटिकल, फिर बीच बीच में डेरिवेशन भी आते रहते हैं, ऐसी बात नहीं। तो सब हम दंड चुंबक के गुण पढ़ रहे थे। मेरा ख्याल है 6-7 करीब अपन ने पढ़ लिए थे। इस चैप्टर में मैंने ये भी बता दिया था कि शुरू में इसमें टॉपिक को एक सही जगह पर रोक पाना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी है। तो इसलिए थोड़ा सा 1-2 लेक्चर या शुरुआत के लेक्चर ऐसे टूटेंगे, टॉपिक टूटेंगे। जैसे मान लो मैंने बताया कि आपको 6-7 प्रॉपर्टीज कल पढ़ा दी होंगी, अब रिमेनिंग प्रॉपर्टी आज पढ़ाएंगे, है ना। तो सब दंड चुंबक से संबंधित या उससे रिलेटेड गुण पढ़ा रहे हैं, है ना। कल के बाद अब कंटिन्यू हो जाए सब। आप कल अपन ने मेरा ख्याल है लास्ट पढ़ाया है, प्रभावकारी लंबाई करके पढ़ाया होगा, है ना, क्योंकि चुंबकीय अक्ष, निरक्ष और प्रभावकारी लंबाई पे एंड कर दिया था। अब आ जाइए साहब चुंबकीय याम्योत्तर। याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर। तो याम्योत्तर का तो आप सीधा सीधा अर्थ समझ लो, दीवार तल, है ना। चुंबकीय लिख रहा आगे, तो ऐसे समझो आप एक दंड चुंबक को आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाइए। उस दंड चुंबक के चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। एक बार और सुनिए परिभाषा। दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसके ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा मतलब अक्ष से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। मतलब एक दीवार है जो चुंबकीय ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा से ऊर्ध्वाधर गुजरती है ना। अगली डेफिनेशन, अब आती है दूसरी दीवार की बात। भौगोलिक याम्योत्तर, ये दूसरी वाली दीवार है ना। अब भौगोलिक याम्योत्तर का चुंबकीय याम्योत्तर से कोई कनेक्शन नहीं है किसी प्रकार का। इन दोनों को आप अलग रखें। अब यूं कहें, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, चुंबक वाले उत्तरी ध्रुव की बात नहीं कर रहा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वह वाले पोल जिनके पारित पृथ्वी घूर्णन करती है, यानी उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा की बात कर रहा हूं। यहां मैं चुंबक की बात ही नहीं कर रहा। तो सब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव या उत्तर दिशा, वह दक्षिणी ध्रुव यानी दक्षिण दिशा को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल यानी दीवार को भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। तो ये सब दिशाओं से गुजरने वाला, यदि उत्तर व दक्षिण दिशाओं से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल है, मतलब दीवार है। अब आ जाइए, सब छोटी छोटी बातें चल रही हैं सब। चुंबकीय ध्रुवों के मध्य बल, चुंबकीय ध्रुवों के मध्य बल सभी जानते हैं। सजातीय ध्रुव जैसे NN, जैसे SS, सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो इनके बीच रिपल्शन होता है, इनके बीच रिपल्शन होता है। ये सजातीय ध्रुव यानी लाइक पोल। जबकि विजातीय ध्रुव
अनलाइक पोल, इनके बीच में, उधर तो ऊपर तो प्रतिकर्षण, इनके बीच में सदैव आकर्षण होता है। ये कोई नई सी बात तो है नहीं, एक सिंपल सी बात है जिसे सभी बच्चे जानते हैं कि सब विजातीय ध्रुव यानी N तथा S के मध्य आकर्षण होता है, जबकि सजातीय ध्रुव मतलब NN व SS के मध्य प्रतिकर्षण होता है। अब इसमें एक बात जो मैं विशेष बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। प्रतिकर्षण किसी वस्तु के चुंबक होने का निश्चित प्रमाण है। भाई आकर्षण की जहां तक बात है, जैसे मान लो कोई वस्तु चुंबक से आकर्षित हो गई, तो क्या वह वस्तु चुंबक है? नहीं, वो केवल लोहा भी हो सकता है। कोई वस्तु अगर चुंबक से आकर्षित हो जाती है तो उस आकर्षित होने वाली वस्तु को क्या आप चुंबक बोलेंगे? नेवर। वो केवल लोहा भी हो सकता है जो चुंबक की तरफ आकर्षित होता है। लेकिन कोई वस्तु अगर चुंबक से प्रतिकर्षित होती है तो 100% वह वस्तु चुंबक है, क्योंकि N के बीच में प्रतिकर्षण होता है तो उस वस्तु के अंदर N है। S के बीच में प्रतिकर्षण होता है तो इसका मतलब उस वस्तु के अंदर S है, और जहां N तथा S है फिर उसको आपको चुंबक ही कहना पड़ेगा, है ना। तो सब प्रतिकर्षण किसी वस्तु के चुंबक होने का निश्चित प्रमाण है। छोटी छोटी परिभाषाएं चल रही, सब आराम से सुनिए आप। विचुंबकन, क्लियर? आप चुंबक दो पढ़ चुके हो, एक धारा वाला, वो भी कृत्रिम चुंबक था, एक धारा से बनाए जाने वाला दंड चुंबक, ये भी चुंबक ही है जब। अब धारा वाला चुंबक क्यों श्रेष्ठ है वो आपको यहां समझ में आ सकता है कि धारा वाले चुंबक को हम क्यों सर्वोत्तम मानते हैं या क्यों बेस्ट मानते हैं। तो सब दंड चुंबक को रगड़ने यानी घर्षित करने पर, उसके ऊंचाई से गिरने पर, उसे गर्म करने पर, और ये सब न भी हो तो समय बीतने पर धीरे धीरे उसके चुंबकत्व में कमी आती जाती है और अंत में उसका चुंबकत्व पूर्णतः समाप्त हो जाता है, जिसे हम विचुंबकन कहते हैं। क्लियर साहब? तो सब कहने का मतलब, अगर आप किसी मटेरियल को चुंबक बना के काम में ले रहे हो तो ये बनाते समय ही समझ जाओ कि वो मेटल एक न एक दिन विचुंबकित होगा ही, यानी उसके चुंबकत्व में कमी आएगी ही। उसके कई सारे कारण सामने, गिरने से, घर्षण से, समय बीतने पर, गर्म करने से। तो जिसको आपने चुंबक बनाया किसी भी मटेरियल को, तो ये आप बनाते समय समझ जाओ कि इसका चुंबकत्व कभी न कभी खत्म होगा। लेकिन अगर कोई चुंबक धारा से निर्मित है, जैसे मान लो अपन परिनालिका की बात करें, परिनालिका में B बराबर μ0 Ni, तो परिनालिका में जब तक धारा है तब तक चुंबक है, उसके चुंबकत्व को खत्म नहीं कर सकते। तो इसलिए धारावाही चुंबक सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम है मटेरियल चुंबक की तुलना में। अब आ जाइए साहब अगली बात, चुंबकीय संतृप्ति। ये बात भी पुनः ये सिद्ध करेगी कि वास्तव में धारावाही चुंबक या धारा से निर्मित चुंबक सबसे बेस्ट है। ये पुनः उस बात को स्थापित कर देगा ये जो अपन पढ़ रहे हैं। चुंबकीय संतृप्ति, ये सब किसी पदार्थ में धारावाही लूप में नहीं, किसी पदार्थ में चुंबकत्व की अधिकतम सीमा को चुंबकीय संतृप्ति कहते हैं।
ऐसा कहने से ये तो स्पष्ट हो गया कि इसका मतलब किसी मटेरियल को जब हम मैग्नेट में कन्वर्ट करते हैं तो ठीक है, मटेरियल मैग्नेट बनेगा, लेकिन उसका मैग्नेटिज्म मतलब उस मटेरियल का चुंबकत्व एक सीमा तक ही है। एक सीमा के बाद उस मटेरियल के मैग्नेटिज्म में वृद्धि करना संभव नहीं है, क्योंकि हम मटेरियल के लिए तो पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक सैचुरेशन है ना, तो वो मटेरियल के लिए पढ़े, ये धारावाही के लिए नहीं पढ़े। धारावाही में तो साफ है कि आप जैसे जैसे धारा बढ़ाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। तो धारावाही में तो इस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है। धारावाही में चुंबकीय संतृप्ति जैसे शब्द की कोई वक्त उसका अर्थ नहीं है, क्योंकि धारा में कोई चुंबकीय क्षेत्र की लिमिट नहीं है। लेकिन मटेरियल, जैसे आप एक लोहे की छड़ को चुंबक बनाते हो तो उसका चुंबकत्व तो बढ़ाते चलोगे, ठीक है, बढ़ रहा है। कब तक? उस मटेरियल के मैग्नेट की या मैग्नेटिज्म की एक लिमिट है, उससे ज्यादा मैग्नेटिज्म ग्रो करना उसमें पॉसिबल नहीं है। उस चुंबकत्व की अधिकतम सीमा को ही चुंबकीय संतृप्ति कहते हैं, है ना। अब आइए सब, चुंबकीय द्विध्रुव, मैग्नेटिक डाइपोल, क्लियर। चुंबकीय द्विध्रुव किसे कहते हैं? वह सभी निकाय जो चुंबकीय क्षेत्र में बल आघूर्ण अनुभव करते हैं, घूर्णन अनुभव करते हैं, जो उस वस्तु को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, उन सभी निकाय को हम चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। जैसे धारावाही लूप है, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, धारावाही लूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है, भला गुण पढ़ा, टो बराबर NI/AB sin थीटा, ये पढ़ा अपन, टो इज इक्वल टू NI/AB sin थीटा। इसको अपन ने MB sin थीटा भी कहा था, क्योंकि NIA का मतलब M है ना, चुंबकीय आघूर्ण, लूप का चुंबकीय आघूर्ण, है ना। तो कहने का मतलब वह सभी निकाय चुंबकीय द्विध्रुव माने जाएंगे जो चुंबकीय क्षेत्र में बलाघूर्ण अनुभव करते हो, अर्थात घूर्णन करते हो। ये बलाघूर्ण उन्हें निकाय को मतलब चुंबकीय क्षेत्र में के संरेखित लाने का प्रयास करता है, चुंबकीय द्विध्रुव कहलाते हैं। जैसे धारावाही लूप, जैसे धारावाही परिनालिका, जैसे दंड चुंबक, ये सभी चुंबकीय द्विध्रुव हैं, है ना। धारावाही लूप है, धारावाही परिनालिका है, दंड चुंबक, ये सभी घूर्णन अनुभव करते हैं। तो बच्चों ये तो ही छोटी छोटी डेफिनेशंस। दंड चुंबक से संदर्भ में अभी बातें समाप्त नहीं हुई हैं। अब ये है कि अब बड़े बड़े टॉपिक के रूप में दंड चुंबक के संदर्भ में बातें आएंगी, है ना। तो सब अब मैं बड़े बड़े टॉपिक के रूप में बातें करूंगा। अब यहां पर आपको पहले मैं टॉपिक लिखता हूं, फिर मैं आपको बात को समझाऊंगा, है ना। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैं जगह को बचाता हुआ लिखता हूं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। मैं अभी आपको पहले कुछ बात समझाना चाहूंगा, है ना, फिर आगे बात। अब कुछ टॉपिक ऐसे होंगे बच्चों जो डबल चलेंगे। डबल कैसे चलेंगे साहब, मैं आपको समझा देता हूं। एक धारावाही लूप भी चुंबक है, ये बात अपन पिछले चैप्टर के समय कर चुके थे, और अगर आपको याद नहीं रही हो तो मैं आपको अभी दिखा भी देता हूं। ये धारावाही लूप है, इसमें
अगर धारा आपने इस तरह से प्रवाहित कर रखी है तो इसका मतलब इधर इस तल, ये तल n की तरह बिहेव कर रहा है और ये तल s की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसी परिनालिका में जब हमने धारा प्रवाहित की थी तो कहा था इधर s बनेगा, इधर n बनेगा, कहा था, है ना सब। तो कहने का मतलब दंड चुंबक में तो है, उसीलिए उसको लोहे की छड़नी कहते, उसको दंड चुंबक कहते हैं। लेकिन धारावाही लूप में भी n और s हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ टॉपिक ऐसे रहेंगे जो दोनों में आपको पढ़ने पड़ेंगे। दोनों में पढ़ने पड़ेंगे का मतलब आपको दंड चुंबक में भी और धारावाही लूप में भी। हालांकि धारावाही लूप के लिए हम पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ठीक है, भौतिक राशि के रूप में उसको हमने इतनी तवज्जो पिछले चैप्टर में नहीं दी। पिछले चैप्टर में हमारा चुंबकीय क्षेत्र, बल, इसी पर फोकस था। हमें उस समय चुंबक से संबंधित राशियों पर हमारा इतना फोकस नहीं था। तो यहां पर अब टॉपिक में डिवीजन होगा। डिवीजन का मतलब आप समझ गए कि कुछ टॉपिक अब डबल डबल रहेंगे, वह दंड चुंबक के लिए भी पढ़ने पड़ेंगे और धारावाही लूप के लिए भी, जैसे ये टॉपिक है ना। अब आप कहेंगे कि ये तो टेंशन वाली बात होगी। नहीं, धारावाही लूप की तो नकल आपको, सॉरी, दंड चुंबक के लिए तो आपको स्थिर विद्युत की से नकल कर देनी है, जैसा कि मैंने कल वाले लेक्चर में शुरुआत में किया था। कल वाले लेक्चर के शुरुआत में ही मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि आप दंड चुंबक के संदर्भ में कुछ अगर जानते नहीं हैं तो आपको परवाह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको उसकी नकल स्थिर वैद्युतिकी से ऐसी की ऐसी करनी है। किसके लिए? दंड चुंबक के लिए। तो अभी हम 1 2 4 टॉपिक ले रहे हैं। अभी ये पहला है उनमें से, दंड चुंबक ही चल रहा है, अभी टॉपिक चेंज नहीं हुआ है ना। दंड चुंबक चलेगा, थोड़ा सा और चलेगा, फिर टॉपिक चेंज होगा, मैं आपको बताऊंगा इसे। तो सब दंड चुंबक के लिए तो आपको स्थिर विद्युतिकी पर निर्भर रहना है, स्थिर विद्युतिकी से नकल कर देनी है, नकल ही करनी है, सीधी सी बात बोल रहा हूं, उसको ज्यादा फिर घुमाए फिराने से। और धारावाही लूप के लिए आप पढ़ ही चुके है ना। अब साहब इस टॉपिक को उसी रिदम में समझिए आप, है ना। तो साहब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ए, पहले अपन पढ़ रहे हैं दंड चुंबक के लिए, है ना, दंड चुंबक के लिए। अब आपको कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, m बराबर q इंटू 2a। अब आप कहेंगे साहब ये कहां से आया? अरे भैया, जब आपसे कह दिया कि आप किससे नकल कर दो? स्थिर वैद्युतिकी से। स्थिर वैद्युतिकी में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था, P। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P क्या लिखा था आपने? Q इंटू 2a। यहां पर 2a की जगह 2l ले लेंगे अपन चुंबक में ना, a में समांतर रखेंगे ना, तो फिर अपने को क्या है, दिक्कत हो जाएगी। तो मैं वहां तो a लिखा था, यहां पर l लिखूंगा ना, प्रभावकारी लंबाई को ना। तो सब जैसा मैंने कहा था वैसे कर दिया, है ना। दंड चुंबक के लिए वहां पर आपने पढ़ा था स्थिर विद्युतिकी में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2a। मैंने ऐसी कैसी नकल कर दी। Q की जगह क्या आएगा? Q की जगह आएगा स्मॉल m, है ना। नकल में भी थोड़ी सी ध्यान नहीं रही, है ना। तो Q की जगह आ गया स्मॉल m, है ना। 2a की जगह आ गया 2l। परिभाषा भी वही रहेगी, है ना। दंड चुंबक के किसी एक ध्रुव की प्रबलता व ध्रुवों के बीच दूरी के गुणनफल को दंड चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बिल्कुल, है ना। दंड चुंबक के किसी एक ध्रुव की प्रबलता स्मॉल m तथा ध्रुवों के बीच दूरी 2a के गुणनफल को चुंबकीय या दंड चुंबक के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वही देखो, Q की जगह आ गया m, 2a की जगह आ गया 2l, है ना। मात्रक निकाल लें।
स्मॉल m का मात्रक एम्पेयर इंटू मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, तो ये मात्रक हो गया एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना। दिशा वैसी की वैसी नकल कर दो। P की दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में ऋण से धनावेश की ओर थी। एग्जैक्टली चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल M की दिशा ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा यानी अक्ष के अनुदिश, माइनस मतलब S प्लस मतलब N, माइनस यानी S से प्लस N की ओर होती है ना। तो सब M की दिशा और P की दिशा सिमिलर होगी। ये S से N की ओर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। ये भी अक्ष की दिशा में होती है और ये भी अक्ष की दिशा में होती है। ठीक है साहब। तो दंड चुंबक के लिए अब आप समझ गए होंगे, बिल्कुल एज इट इज नकल करनी है और कुछ भी नहीं। ठीक है। अब इसमें साहब कुछ छोटी छोटी चीजें बताता हूं आपको, या आपने निकाल लिया। छोटी छोटी चीजें मतलब जैसे इसको ऑपरेट करना। ऑपरेट करने का मतलब जैसे छोटे मोटे कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो छोटे मोटे न्यूमेरिकल आपको कैसे करने वो मैं आपको समझाता हूं, है ना। एम की कैलकुलेशन, जबकि दंड चुंबक को समान दो भागों में काटे। किसमें? समान दो भागों में। समान दो भागों में काटने के दो तरीके। पहला तो लंबाई के लंबवत। अब साहब आपने लंबाई के लंबवत समान दो टुकड़े कर दिए। जैसे ये अपन दंड चुंबक की लंबाई 2L मानते हैं, तो ये M, ये M, N और S जो भी लिखना हो लिख दो आप। ये लंबाई 2L। अब इसके आपने समान दो टुकड़े कर दिए। ये सब इक्वली 2 पार्ट कर दिए। ये इक्वल 2 पार्ट कर दिए। जब लंबाई के लंबवत आप काटते हैं तो ध्रुव प्रबलता चेंज नहीं होती है ना, लेकिन लंबाई अब आधी रहेगी। ये भी L है और ये भी L है। अब चुंबकीय आघूर्ण निकालो हर पीस का। कोई सा भी पीस ले लो। ध्रुव प्रबलता तो M ही लिखोगे, पर लंबाई पहले की आधी लिखोगे। अब M इंटू 2L इज इक्वल टू कैपिटल M, उसका 2, तो M1 इज इक्वल टू कितना हो गया? M/2। यानी अगर दंड चुंबक को लंबाई के लंबवत समान दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो चुंबकीय आघूर्ण आधा रह जाता पहले का। ठीक है। अगर मान लो अपन चौड़ाई के लंबवत काटते, चौड़ाई के लंबवत या लंबाई की दिशा में काटते, लंबाई की दिशा में, अब देखा क्या होता। तो ये सब वही दंड चुंबक जिसकी लंबाई अपन ने 2L ही लेनी होती है या 2L ही फिक्स कर रखी है। ये इसका पॉल स्ट्रेंथ, ध्रुव प्रबलता। अब आप लंबाई की दिशा में समान दो टुकड़े करने जा रहे हैं, यानी एक टुकड़ा ये रहा और एक टुकड़ा ये नीचे पटक देता हूं। दोनों की लंबाई 2L ही है, ये ध्यान रखें, क्योंकि मैंने लंबाई के दिशा में काटा, लेकिन अब ध्रुव प्रबलता कितनी होगी? आधी हो जाएगी, M/2, है ना। क्लियर? तो सब अब अगर मैं आपसे कहूं कि चुंबकीय आघूर्ण प्रत्येक टुकड़े का बताओ, तो अब आप कहोगे ध्रुव प्रबलता एंड ध्रुवों के बीच की दूरी का गुणनफल। तो ध्रुवों के बीच की दूरी तो अभी भी 2L है। M इंटू 2L को क्या लिखोगे? कैपिटल M। यानी अब भी चुंबकीय आघूर्ण कितना रह गया? पहले का आधा रह गया, है ना। आपसे तीसरी सिचुएशन में ऐसा बोले कि सब आपने 2L लंबाई के दंड चुंबक को अर्धवृत्त में मोड़ दिया, है ना। तो सब 2L लंबाई का दंड चुंबक है जिसे आप आधे वृत्त में मोड़ रहे हो, है ना। ये ध्रुव
इसकी पोजीशन बता दी अपन ने, ये इसको अर्धवृत्त, ये उसका अर्धवृत्त का सेंटर, ये अक्ष भी अर्धवृत्ताकार हो जाएगी, ये आर इसकी रेडियस। तो सब आपने जो 12 लंबाई का मैग्नेट था, जिसकी प्रभावकारी लंबाई हम कितने अज्यूम करते थे 12, उसको आर त्रिज्या के अर्धवृत्त में मोड़ दिया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि साहब चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा, तो देखो आप ये कहोगे कि ध्रुव प्रबलता एवं ध्रुवों के बीच की दूरी, तो ध्रुवों के बीच की दूरी व्यास के बराबर, आर त्रिज्या है तो व्यास कितना हुआ 2r हुआ। यानी अब आप कहेंगे m3 इज इक्वल टू ध्रुव प्रबलता एवं ध्रुवों के बीच की दूरी 2r। ठीक है, चलो सब 2r की वैल्यू पुट करनी है आपको, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दें, है ना। 2r की वैल्यू आधी परिधि 2 पाई r बटा 2, ये आधी परिधि किसके बराबर होनी चाहिए, चुंबक की कुल लंबाई के बराबर। भाई r त्रिज्या का बना है ना अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त की लंबाई कितनी होगी, मैं अलग पेन से भी दिखाता जाता हूं। ये अर्धवृत्त की लंबाई है परिधि की आधी, और ये किसके बराबर होनी चाहिए 12 के बराबर। आपको किसका मान चाहिए 2r का, इसलिए 2r इज इक्वल टू 12 अपॉन पाई इंटू 2। देख लो आप, ये 2r, ये 2 उधर भेज दिया, 12 को ऐसे रखा और ये पाई से डिवाइड कर दिया, किस में रख दो 2 में, 2 से। अब अगर मैं चुंबकीय आघूर्ण दिखाऊं तो m 2r की जगह कितना रख दें अपन 12 इंटू 2 अपॉन पाई। m इंटू 12 को आप क्या कहोगे कैपिटल M, यानी m3 इज इक्वल टू 2m अपॉन पाई। तो कहने का मेरा मतलब है कि दंड चुंबक के लिए चुंबकीय आघूर्ण अपने को स्थिर विद्युत की से कॉपी करना डायरेक्ट, बिना किसी, हर चीज, दिशा भी अपन ने बता दी S से N की ओर। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं क्योंकि दिशाओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। S से N की ओर, अक्ष की दिशा में, है ना साहब। और उसको ऑपरेट करके भी दिखा दिया, इसका मात्रक भी इंपॉर्टेंट है, यह भी बता दिया। अब ऑपरेट में देखो कंडीशंस हैं, कंडीशन बहुत सारी आपके सामने आ सकती है, जो मुझे लगा आपको बताना उचित है वो मैंने आपके सामने परोस दी। क्लियर सब। अब आ जाइए सब, क्योंकि m P के समतुल्य राशि है, P मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगर आप थोड़ा सा भी याद करें तो आपसे कहा गया था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P स्थिर विद्युत के समय निर्धारित करता है कि निकाय द्विध्रुव है या नहीं। मतलब P है तो निकाय द्विध्रुव कहलाएगा, और P नहीं है तो आप निकाय को द्विध्रुव नहीं कह सकते। क्लियर। एग्जैक्टली ठीक इसी प्रकार जो चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है, वह किसी के चुंबक होने का प्रमाण है। अर्थात अगर सिस्टम के पास M है तो आप सिस्टम को चुंबक बोलेंगे। अगर सिस्टम के पास M नहीं है तो सिस्टम चुंबक नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कुछ अरेंजमेंट आपको दिखाता हूं, जैसे मान लो S से N की तरफ दिखाते हैं डायरेक्शन, तो ये M M, ये M और ये M। मान लीजिए किसी सिस्टम में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इस तरह से अरेंज है, या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ये दिशा सहित बता रहा हूं साहब, है ना,
चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा S से N की ओर, है ना। तो किसी सिस्टम में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का अरेंजमेंट आपको जैसे मैंने दिखाया इस तरह से है। यहां देखो, परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 0 है, सदिश राशि है ना। यहाँ पे देखो, ये बराबर लेकिन विपरीत दिशा में, ये बराबर लेकिन विपरीत दिशा में, ये बराबर लेकिन विपरीत दिशा में, तो इसका भी परिणामी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। ये दोनों ही निकाय चुंबक नहीं है, ये दोनों विचुंबक हैं, इनको आप चुंबक कह ही नहीं सकते। अब आप समझ गए होंगे, जैसे अपने घरों में लोहे की वस्तुएं होती हैं, चुंबक नहीं है, तो क्या उनके पास या उनके मॉलिक्यूल के पास चुंबकीय आघूर्ण नहीं है? लेकिन जो उनके मॉलिक्यूल यानी अणु के पास, परमाणु के पास जो चुंबकीय आघूर्ण है, उसका अरेंजमेंट लोहे के अंदर इस तरह से है। इस तरह से होने के कारण स्वाभाविक रूप से वह अपने चुंबकत्व को शो ही नहीं कर सकते, क्योंकि उनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण 0 है। अब देखो, ये जैसे मान लो लोहे की वस्तुएं कोई सी भी देख लो, ये देख लो, है ये एक जगह दिखाता हूं, ये डायरेक्शन मैंने S से N दर्शाई है ना, ये सब में SN है। एक बार चलो दिखाता हूं, अच्छा डेकोरम आ जाता है ऐसे दिखाने से, तो मैं आपको फिर कुछ समझाता भी हूँ। ये S और ये N छोटे छोटे लिख दिए मैंने। तो ये सब 6 अणु हैं या परमाणु हैं। इन 6 के 6 पास M है, लेकिन पदार्थ के पास M नहीं हो, क्योंकि पदार्थ में इन 6 का जो अरेंजमेंट देख रहे हैं, उनका परिणामी M क्या आ रहा है? 0। परिणामी M 0 आ रहा है, तो पदार्थ तो चुंबक नहीं है। चलो, सब ये बात आपके समझ में आ गया कि अणु के पास तो चुंबक है, अणु के पास तो है, हर अणु के पास दिखा रखा है मैंने, इधर 4 के पास दिखा रखा है, 6 के पास, लेकिन पदार्थ के पास चुंबक नहीं है। तो आप ये ध्यान रखो कि अणु के पास चुंबक है पर पदार्थ के पास हो, ये जरूरी नहीं। अब आप क्या करें, अब देखो सीन देखें आप, एक मैं दिखा देता हूं। या आप जैसे मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया आपने, या आपने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र दिख ही रहा है N से S की ओर, ये तो अपन जानबूझ के दिखा रहे हैं। अब उसमें ये रख दिया आपने, अब इस पदार्थ के हर अणु पर बल लगेगा। S किसको अट्रैक्ट करेगा? कलर चेंज कर लो ना, वो अट्रैक्टिव लग जाएगा आपको और शानदार समझ में आ जाएगा, तो मैं कलर चेंज, है ना। अब देखो, ये अणु नंबर 1, ये देखो इसका NS की तरफ आ गया, अणु नंबर 1 का क्लियर हो गया। अणु नंबर 2 को देखो, ये देखो सबका N S की तरफ। अणु नंबर 3 को देखो, ये देखो। अणु नंबर 4 को देखो, 5वें अणु को देखो, और 6ठे को देखो। अब बोलो क्या हुआ? अब सभी अणुओं का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M किसकी दिशा में हो गया? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो गया। अब M इज नॉट इक्वल टू 0, यानी पदार्थ अब क्या हो चुका? अब पदार्थ चुंबकित हो चुका है। अब आप, मेरा ख्याल है, इस बात को समझ गए होंगे कि जो हमारे घर में लोहे की वस्तुएं वगैरह होती हैं, मतलब जो चुंबक नहीं है, तो क्या उनके पास चुंबक है ही नहीं? नहीं, उनके पास चुंबक तो है, लेकिन उनके अणुओं का चुंबकीय आघूर्ण इस तरह से अरेंज है, जिसका परिणामी क्या हो गया? 0। और परिणामी 0 होते पदार्थ लोहा ही रह गया, चुंबक बना नहीं। लेकिन जैसे आप उस पदार्थ के पास चुंबक लेकर आए, चुंबक चुंबकीय बल आरोपित करेगा तथा चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण करेगा।
किसकी दिशा में? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, जैसा आप देख रहे हो। तो जैसे चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं, चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण होने लग जाता है और पदार्थ चुंबकित हो जाता है। तो जैसे आलपिन चुंबक से टच करा दो, तो आलपिन में पहले तो ये अरेंजमेंट था, पर चुंबक से टच कराते या चुंबक पास में लाते चुंबकीय आघूर्णों का संरेखण हो जाता है और आलपिन चुंबक बन जाती है। ऐसे ही कोई पेचकस है, वह चुंबक के टच में आया, चुंबक के टच में आने के बाद पेचकस चुंबक बन जाता है ना? क्यों बन जाता है? उसका जवाब तो एम है तो निकाय चुंबक है, एम नहीं तो निकाय चुंबक नहीं माना जा सकता है। अब बच्चों ये तो हुई किसके बारे में बात? दंड चुंबक के बारे में बात। दंड चुंबक की सारी बात कहां से उठानी है आपको? स्थिर वैद्युत से। अब बात करें बी, धारावाही लूप के लिए, है ना? तो मैंने कहा था कुछ टॉपिकों में दंड चुंबक भी चलेगा और धारावाही लूप। अब धारावाही लूप के लिए कुछ नया करना ही नहीं, क्योंकि ये तो आपने पहले से धारावाही लूप में आपको पढ़ा तो रखा है, M बराबर NIA पढ़ा लिखा रखा आपको, है ना? आपको जब शुरू में अक्ष पर वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, वहां भी एक बार बताया था, और एक बार आपको बल आघूर्ण के समय बताया कि NIA को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, है ना? जब आप तक देखो, N तो नंबर ऑफ टर्न है यानी घेरों की संख्या है, I धारा यानी एम्पियर, A क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब इसकी परिभाषा धारावाही लूप में जैसे लिख रहा है वैसे दे दो। धारावाही लूप का चुंबकीय आघूर्ण, फेरों की संख्या कैपिटल N, कुंडली में प्रवाहित धारा कैपिटल I, वह उसके तल के क्षेत्रफल कैपिटल A के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब आप मेरी बात को समझ गए कि धारावाही लूप वाले टॉपिक पढ़ रखे, उन्हें ऐसा कैसा लिखना होता है, और दंड चुंबक के टॉपिक की स्थिर वैद्युतिकी से नकल करनी होती है। अब सब इसकी दिशा के बारे में अपन ने चर्चा नहीं की थी। धारावाही लूप भी चुंबक है, दंड चुंबक के तो पीछे ही चुंबक लिख रहा है ना? तो उसमें तो उसको तो बार बार कहने से कोई मतलब ही नहीं। इसके पास भी देखो एम मिल गया, एम जिसके पास है वो चुंबक है, अब कहने की जरूरत नहीं। अब आप कहेंगे धारावाही लूप में चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो ये देखने वाली बात है, थोड़ा सा इसको अपन देखें, है ना? इससे अगला टॉपिक जुड़ेगा। ये धारावाही लूप है, ये धारा की दिशा दिखा दी मैंने, है ना? क्लियर? धारा की दिशा के अकॉर्डिंग देखें तो ऊपर धारा एंटी क्लॉकवाइज है ना? ऊपर धारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो ऊपरी तल जो है वो उत्तरी ध्रुव, चुंबक के उत्तरी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। क्लियर? इसका मतलब निचला जो तल है वह जिसमें धारा क्लॉकवाइज है वो दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। तो सब N और S धारावाही लूप के पास भी होते हैं। अब धारावाही लूप है, इसमें चुंबकीय आघूर्ण की दिशा अक्ष के अनुदिश S से N की ओर होती है। कहां से? S से N की ओर। इससे आप डायरेक्ट दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से भी निकाल सकते हैं। देखो, मुड़ी हुई उंगलियां धारा की दिशा को दर्शाती हैं और अंगूठा लूप के या अक्ष की दिशा में चुंबकीय आघूर्ण की दिशा को दर्शाता है, वो S से N निकला। तो सब धारावाही लूप के पास भी M है, उसकी दिशा अक्ष के अनुदिश S से N की ओर। ये सब चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण खत्म। लेकिन चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ने अब एक ऐसी जिज्ञासा हमारे अंदर पैदा कर दी जिसको पढ़ना जरूरी है। देखो, लूप तो सब जगह बनता है। आप एक एटम में देखो, एक परमाणु में देखो, तो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। स्वाभाविक इलेक्ट्रॉन आवेश है, हम जानते हैं आवेश प्रवाह की दर
को धारा कहते हैं। और हमने धारा विद्युत की चैप्टर में इलेक्ट्रॉन की गति से उत्पन्न धारा निकाली, कक्ष में निकाली, प्रथम कक्ष में निकाली हाइड्रोजन के में। तो ये तो हम जानते हैं परमाणु की नाभिक के चारों ओर की प्रत्येक कक्षा एक धारावाही लूप का या धारावाही लूप की भांति व्यवहार करती है। और धारावाही लूप की भांति व्यवहार करती है तो उसके पास एम होना चाहिए, मतलब प्रत्येक धारावाही लूप चुंबकीय आघूर्ण रखना चाहिए, चुंबक की भांति व्यवहार करना चाहिए। ये सच है या नहीं है, अब हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो एक बहुत बेसिक टॉपिक कहूंगा मैं इसे, इंपॉर्टेंट तो इसलिए नहीं कहूंगा, ठीक है इंपॉर्टेंट तो अब आजकल बच्चे मानते हैं कि एग्जाम में आता है वो इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में नहीं आता वो इंपॉर्टेंट नहीं। आजकल कुछ समझ इस तरह की चल चुकी है। आज के 10 साल पहले ये समझ चलती थी कि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कौन इंपॉर्टेंट है और कौन इंपॉर्टेंट। तो ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं अपन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, है ना साहब। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण, भाई पता तो पड़ी गया अपने को कि नाभिक के चारों ओर कक्षाएं धारावाही लूप की भांति व्यवहार कर रही है ना। तो इससे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की, बहुत बेसिक टॉपिक हो गया ये, कक्षीय। इसका मतलब चक्रण की बात नहीं करनी अपने को, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण, है ना साहब, चुंबकीय आघूर्ण, है ना। बड़ा बेसिक टॉपिक है, छोटा भी है, ज्यादा बड़ा नहीं है। तो पहले साहब जैसे ये तो अपन ने बना दिया न्यूक्लियस, थोड़ा सुंदर चित्र बनाऊं, मेरे को मजा आएगा। ये पॉजिटिव तो अपन ने न्यूक्लियस दर्शा दिया, है ना, कलरफुल है ना। और ये मान लो कोई ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट कहना तो कोई जरूरी नहीं है। और ये दर्शा दिया आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक इलेक्ट्रॉन को, है ना, अलग अलग कलर यूज कर रहे हैं अपन। ये एक इलेक्ट्रॉन को जिसका वेलोसिटी स्पर्श रेखा से बता दें, ये कैपिटल वी से मैंने इसकी वेलोसिटी बता दी, ये सब। अब अपन जानते हैं इलेक्ट्रॉन और धारा दोनों विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। तो धारा की दिशा बता देता हूं, है ना, फिर टॉपिक चालू करूं। अभी टॉपिक चालू नहीं किया मैंने। ये सब धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत। अब आ जाओ टॉपिक की तरफ, है ना। अब यहां पर देखो ये साफ कह रहा है, आपको दिमाग लगाना ही नहीं, स्पिन की बात नहीं करें। इलेक्ट्रॉन दो मोशन करता है, चक्रण भी करता है और चक्रण के साथ साथ कक्षीय गति भी करता है। हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर, तो हम डाइवर्ट ही नहीं हो, है ना, हमें डाइवर्ट होने की जरूरत ही नहीं है ना। तो सब परमाणु में दो ऐसे कंपोनेंट हैं, दो ऐसे घटक हैं जिनकी गति धारावाही लूप का निर्माण कर सकते। हम ये तो जानते हैं धारावाही लूप है तो मैग्नेट तो है ही, ये तो हम पहले से ही अच्छी तरह से जानते हैं कि धारावाही लूप है तो मैग्नेट है। तो दो कंपोनेंट ऐसे हैं जो धारावाही लूप का निर्माण करते हैं। एक कंपोनेंट तो है नाभिक, और दूसरा कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉन। दो कंपोनेंट हैं जो धारावाही लूप का निर्माण करते हैं। अब बात को समझें। नाभिक का जड़त्व, इनर्शिया, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। अपन बल्कि कहते ही हैं, केमिस्ट्री में भी कहते हैं कि परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान, लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, वह समस्त धनावेश नाभिक के अंदर होता है। ये तो हम कहते ही हैं, उसमें कोई नई बात। तो नाभिक का द्रव्यमान अर्थात जड़त्व इलेक्ट्रॉन की तुलना में बहुत अधिक है। इसे नाभिक के घूर्णन
को हम अवॉइड करते हैं। किसकी तुलना में? इलेक्ट्रॉन की तुलना। ठीक है, नाभिक की बात मत करो, नाभिक की बात करना बेकार है। तो फिर धारावाही लूप का निर्माण कौन करता है? सीधी सी बात है, फिर धारावाही लूप का निर्माण कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन। हालांकि इलेक्ट्रॉन की भी दो गतियां हैं, स्पिन एंड ऑर्बिटल। इसके पास भी दो गतियां हैं, है ना? चक्रण भी है और कक्षीय गति भी है। चक्रण और कक्षीय गति दोनों ही चुंबकीय आघूर्ण पैदा करेंगे, लेकिन हम टॉपिक पर ही केंद्रित रहें तो हम चक्रण पर डिस्कस ही नहीं करें। अपन क्यों डाइवर्ट हो? अपन तो कक्षीय गति की बात करें। क्लियर सर? इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण की हमें कैलकुलेशन करनी है। दाएं बाएं जाओ ही मत, उधर जाना ही नहीं, अपने को दाएं बाएं की तरफ जाने का कोई मकसद ही नहीं है ना? तो सब ये मैंने आपको दिखाई दी, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति, ये आर त्रिज्या के वृत्ताकार में नाभिक सेंटर में दिखाई दिया। एक इलेक्ट्रॉन है, विवेक से गति कर रहा है, धारा आई प्रवाहित है, तो चुंबकीय आघूर्ण की दिशा नाभिक से गुजरने वाली अक्ष के अनुदिश, जो दाएं हाथ के नियम से निकालनी थी, जो अभी बताया था। तो सब धारावाही लूप तो निर्मित कर रहा हो, तो टॉपिक लेके बैठने का मतलब ही यही है, हम टॉपिक ही इस बिहाफ पर लेके बैठे हैं। तो एक परमाणु में नाभिक के चारों तरफ की कक्षाएं धारावाही लूप की भांति व्यवहार करती हैं। जो सिचुएशन दे रखी है उसमें उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण m बराबर NIS है ना, NIS है। अब देखे जाओ यहाँ पे सब लूप का संख्या तो एक है, तो n बराबर तो 1। I धारा, धारा E/T लिख दें। धारा किसके कारण? इलेक्ट्रॉन की गति, आवेश तो यहाँ E है, Q/T लिखते हैं ना अपन, Q/T की जगह मैंने E/T लिख दिया। मैंने आपसे कहा भी था जब धारा विद्युत की पढ़ाया था कि जब आवेश अपने पथ की पुनरावृत्ति करता है तो धारा सदैव एक चक्र में ही निकालते हैं। मैंने कहा ना, चुंबक के चक्कर में विद्युत धारा वाले टॉपिक में प्रारंभ में कई चीजें पढ़ानी पड़ती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है, या उसको बदकिस्मती कहो, कि वो वहां पढ़ा देते हैं तो यहां ध्यान नहीं रहती। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि साहब हमने एक न्यूमेरिकल करवाया है जानबूझकर, उसमें बताया, बोला है, अगर आप एपिसोड उठा के देखेंगे धारा विद्युत की का, तो उसमें बोला है कि जब भी आवेश अपने पथ की पुनरावृत्ति करे, धारा सदैव एक चक्र में निकाली जाती है। तो I बराबर Q/T, T यहाँ पर एक चक्र, क्योंकि पथ की पुनरावृत्ति हो रही है ना, एक आवर्तकाल, आवेश Q की जगह ही से है ना। ए पाई r स्क्वायर है, r त्रिज्या का वृत्ताकार पद बता ही रखा है, इसलिए चुंबकीय आघूर्ण m बराबर n का मान 1 हो ही गया, ये E/T और ये अपन ने रख दिया पाई r स्क्वायर। अब क्योंकि आवर्तकाल एक चक्कर में लगा समय, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी बटा वेग, वेग दिखाई रखा है मैंने 20 से, यानी धारावाही लूप या यूं कहते हैं कक्षीय गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण E, T की जगह आप लिख दो 2 पाई r अपॉन V, भी ऊपर चला गया, इंटू पाई r स्क्वायर, एक r से एक r कट गया, पाई से पाई कट गया, ऊपर ओनली r बचता है, नीचे केवल 2 बचता है, यानी m बराबर EV/r अपॉन 2। अब देख लो साहब, आप एक खास बात देखो, है ना, खास बात देखो आप, E 0 नहीं है, कक्षीय वेग 0 नहीं है, आपने बोर में निकाल रखा है 2.2 × 10⁶ अपॉन n, अनंत पे 0 होगा, ऑर्बिट में तो 0 नहीं है। वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी 0 ना, आपने बोर में निकाल रखी है,
Rn इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू एन स्क्वायर। तो साहब ना R जीरो है, ना V जीरो है, ना E जीरो है। इसका मतलब नाभिक के चारों ओर गति करने वाले इलेक्ट्रॉन या कक्षा चुंबकीय आघूर्ण पैदा करती है। अब आपके पास कोई बहाना नहीं है, यानी यूं कह दें आप कि परमाणु के पास चुंबक है। तभी तो सोमरफेल्ड ने परमाणु पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रभाव की बात की, और इसी के आधार पर फेराडे ने पदार्थों का चुंबकीय वर्गीकरण किया है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय। तो साहब ये तो साफ दिख रहा ना कि परमाणु के पास M है, यानी चुंबक है। इसलिए परमाणु मतलब पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर या तो प्रतिकर्षित होगा, उसे प्रतिचुंबकीय कहें, अल्प आकर्षित होगा, उसे अनुचुंबक कहें, प्रबल आकर्षित होगा, उसे लोह चुंबक कहें। कुछ न कुछ तो होगा, क्योंकि परमाणु के पास M है। यह भी आप समझ गए होंगे कि सोमरफेल्ड ने मुख्य क्वांटम संख्या के बाद चुंबक से प्रभावित होने के लिए अन्य क्वांटम संख्याएं दर्शाई, बताई। तो परमाणु के पास M है, दिखता है। अब इस M को और पुख्ता करें, इसकी एग्जैक्ट ये पुख्ता वैल्यू के लिए थोड़ा सा और एक्सरसाइज करें, है ना। द्वितीय अभिग्रह से, बोर के सेकंड पोस्टुलेट से, सेकंड अभिग्रह क्या है, MVr इज इक्वल टू NH/2π। अपन ने बोर में पढ़ रखा है कि नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं जिनका कोणीय संवेग H/2π का पूर्ण गुणज होता है। अपन Vr की वैल्यू रखेंगे, है ना। तो सब इसलिए वैल्यू ऑफ Vr इज इक्वल टू कितना हुआ, NH/2π स्मॉल m, है ना। तो ठीक है साहब, एक से एक में रख दें, एक से m इज इक्वल टू E/2, है ना। Vr की वैल्यू कितनी रखोगे आप, NH/2πm। देखो H कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट है ना। इसके अलावा E कांस्टेंट है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, 2π कांस्टेंट है। यानी देखो M बराबर N को बाहर निकाल लेता हूं। अब देखो E कांस्टेंट, H कांस्टेंट, 2 into 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, M कांस्टेंट। अब देखो सर, यहां EH/4πm, इसका मान कैलकुलेट करोगे तो आएगा 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। इसे आप कहते हैं बोर मैग्नेटॉन। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। ये चुंबकीय आघूर्ण का एक मात्रक है जो क्या कहलाता है, बोर मैग्नेटॉन, है ना। तो बोर मैग्नेटॉन चुंबकीय आघूर्ण का एक मात्रक है। तो सब इसलिए m बराबर क्या रख दूं मैं, n, और इस पूरी वैल्यू को जिसको अपन ने ये क्लोज कर रखा है, इस पूरी वैल्यू को मैंने लिख दिया बोर मैग्नेटॉन μp, है ना। m का मात्रक आप जानते हो, एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखो n बराबर 1 2 3 अप टू इंफिनिटी ऑर्बिट का नंबर है, प्रथम द्वितीय, है ना। अगर मैं n बराबर 1 रखता हूं, n बराबर 1, तो m किसके बराबर आता है, बोर मैग्नेटॉन के बराबर। मतलब परमाणु की प्रथम कक्षा में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को बोर मैग्नेटॉन कहते हैं,
और वो कितना होता है? प्रथम कक्षा में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण कितना है? 9.27 × 10⁻⁻, कम है, लेकिन परमाणु के अंदर चुंबक है। चुंबकीय आघूर्ण होने का मतलब चुंबक होना ही है, सीधा सीधा। इसमें कोई किसी प्रकार का इफ एंड बट नहीं है, सीधा सीधा चुंबक है। कोई आप देख लो सामने, है ना? तो सब द्वितीय कक्ष में दुगना, तृतीय कक्ष में तिगना, मतलब परमाणु के पास m तो है। तो सब ये एक बहुत बड़ा आपको प्रूफ दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर अफेक्टेड होंगे, प्रभावित होंगे। क्लियर सब? अब अपने पास समय तो वैसे 10 मिनट बचा है, मुश्किल से 10 मिनट बचे हैं, तो अब ज़्यादा समय तो है नहीं। एक टॉपिक अपन नया इसमें डाल नहीं सकते, नए टॉपिक को कूदा नहीं सकते, है ना? इसको एपिसोड को यहीं एंड कर देते हैं। जो कोई टॉपिक लेके बैठेंगे, फिर लेके बैठेंगे, वो अपन से पूरा नहीं हो पाएगा ना। तो बच्चों बस आज इतना ही, बाकी फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।